हेलो एवरीवन। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स तक हमारा कवर हो गया है। आज ये दोनों क्वेश्चन करते हैं पहले, और फिर इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो मान लो इसमें क्या रहा है, फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन, पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। ये देखो, ये एंगल 30 डिग्री है और इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में एंगल बन रहा है 90। अब ये टोटल 180 होगा, तो ये हो गया 90 और ये 30 यानी 120। तो ये बचा कितना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो ए और बी के बीच का एंगल आ गया 60 डिग्री। इसी तरह अगर मान लो पूछ ले कि एंगल बताना है किसके किसके बीच में, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा। देखो, बी और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। इसी तरह मान लो अगर पूछ लिया वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल, तो ए और सी इसके बीच में ये कितना हो जाएगा, तो 90 + 60 यानी 150 डिग्री, है ना। अब इसी तरह देखो सेकंड में कह रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बताना है। तो इसमें देखो अभी क्या है, याद करो हम लोग पढ़े थे जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो उसमें दो पॉइंट था। एक कि वेक्टर्स का या तो हेड मीट करना चाहिए या फिर टेल मीट करना चाहिए। जब भी एंगल देखेंगे दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, तो या तो हेड मीट करे उनका या फिर टेल। और दूसरा पॉइंट था कि स्मॉलर एंगल देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बी वाला वेक्टर है इसका जो हेड है वो मीट कर रहा है टेल से बाकी वेक्टर्स के, है ना। बाकी तीन वेक्टर का टेल मीट कर रहा है लेकिन बी वेक्टर का हेड मीट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी एंगल बताना गलत होगा। पहले क्या करेंगे, बी को शिफ्ट करेंगे। और क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका टेल मीट कराना है बाकी के टेल से, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ रख दिए। ठीक है, अब सही हो गया ये। तो अब बता पाएंगे एंगल, क्योंकि अब सारे वेक्टर्स का टेल आ गया एक जगह पे। देखो, तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, अब ये पूरा है 90 डिग्री, है ना। ये 30 था इधर, तो अगर ये 30 था तो इधर वाला भी 30 हो गया, है ना। अब देखो, अब मुझे बताना है, अब ये वाला भी एंगल अगर पता कर लें तो हो जाएगा काम। अब देखो इस लाइन पे 180 बनेगा पूरा, तो ये हो गया 30, ये 90, तो हो गया 120। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ए और बी के बीच में देख लेते हैं कितना बन रहा है, तो 90 और 60 यानी ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो इसका आ गया आंसर 150 डिग्री। अब इसी तरह किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो बता सकते हैं यहाँ से। बस यहाँ पे यही देखना था कि बी का जो हेड था वो मीट कर रहा था बाकी के टेल से, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा पहले, फिर देखेंगे एंगल दोनों के बीच का। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखो, तो वेक्टर का ये अलग से एडिशन का फॉर्मूला या लॉ क्यों बनाया गया, तो उस पर बात करते हैं पहले। मान लो जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, अगर जैसे मास, तो मान लो दुकान पे गए और कोई सामान खरीदे, जैसे मान लो कोई फल वगैरह खरीदे, तो मान लो दो बैग है तुम्हारे पास। ठीक है, दो बैग है और दोनों बैग में मान लेते हैं सेब खरीद के लाए, तो इसमें मान लिए कि 2 किलो सेब था, 2 kg ऑफ एप्पल्स, और इसमें मान लेते हैं 3 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, अब क्या करें, अगर मैं पूछ रहा हूँ बताओ टोटल कितना किलोग्राम ये सेब खरीदे हो या फिर एप्पल खरीदे हो, तो क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 kg, है ना। डायरेक्ट सीधे ऐड करके बता सकते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी में होता है ऐसा कि डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे टाइम, तो उसको भी डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसमें ऐसा काम कर पाएंगे क्या। देखो, जैसे मान लो वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो मान लेते हैं एक लड़का है, वो
पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। जैसे ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। डायरेक्शन का मैं बताया था ना, जब बनाना हो तो वो इंडिया का मैप याद करके बना लेना, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मान लो एक लड़का है, वो यहाँ से स्टार्ट किया और 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर यहाँ से फिर से आगे 3 मीटर फिर ईस्ट गया और यहाँ पर फाइनली रुक गया। तो पूछ रहा है बताओ लड़के का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया। तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 4 मीटर और 3 मीटर, टोटल 7 मीटर शिफ्ट हुआ है वो, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तो दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, वो लड़का 4 मीटर आगे गया पहले, मतलब 4 मीटर ईस्ट गया, है ना। फिर यहाँ से मान लेते हैं 6 मीटर वेस्ट आ गया, 6 मीटर वेस्ट इधर, ठीक है। तो 4 मीटर ईस्ट किया, फिर वापस घूम के 6 मीटर वेस्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ है? तो 2 मीटर शिफ्ट हुआ है ना, 2 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। तो ये कैसे हुआ? अब देखो ये 4 मीटर और ये 6 मीटर, तो 4 और 6, यानी ये आंसर तो 10 आना चाहिए था ना, लेकिन कितना आ रहा है? 2 मीटर। ऊपर ऐड हो रहा था, नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो वो लड़का पहले 4 मीटर ईस्ट किया, है ना, और यहाँ से फिर 3 मीटर किधर चला गया? नॉर्थ। अब पूछ रहा बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया? तो इतना शिफ्ट हुआ ये वाला डिस्टेंस। अब ये निकालेंगे तो कितना आएगा? अब ये पाइथागोरस से निकलेगा और ये आ जाएगा कितना? 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका 5 मीटर। तो यानी यहाँ पे ये 4 और 3 मिल के कितना बना रहा है? तो 5 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है आखिर? यहाँ पे ये तो ऐड हो गया था 4 + 3 7, यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 2 मीटर आंसर आ गया। यहाँ पे 4 और 3 फिर पाइथागोरस लगा के 5 मीटर आ रहा है। तो यहाँ दिख रहा है ना कि वो डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं हो पा रहा है ना। तो इसीलिए वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरा लॉ बनाया गया, अलग लॉ बनाया गया, उसको कहा गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वो लॉ कैसे काम करता है, क्या रूल होता है उसमें, वो सब देखना है। ठीक है, देखो तो इसमें हम लोग 3 लॉ देखेंगे बेसिकली। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर इसी को हेड टेल रूल भी कहते हैं या हेड टेल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हेड टेल मेथड कह लो। देखो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग करना क्या होता है, मान लो अपने पास 2 वेक्टर्स हैं। ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं वेक्टर बी है इधर। ठीक है, अब इनको अगर ऐड करना है तो इसका क्या मतलब है? अब मेरे पास मान लो 2 वेक्टर्स हैं और उनको ऐड करके दोनों वेक्टर को मुझे एक तीसरा वेक्टर चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैं ए वेक्टर को ऐड करूंगा बी वेक्टर के साथ तो मेरे पास जो फाइनल वेक्टर आएगा उसको हम लोग कहते हैं आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसका नाम होता है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट यानी जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल वेक्टर मिलेगा वो कहलाता है रिजल्टेंट। तो करना क्या होता है, देखो इसके नाम में है ना हेड टेल मेथड, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, तो हमें फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है। क्या करना है, पहला वेक्टर का हेड मिलना चाहिए दूसरे वेक्टर के टेल से। देखो तो a + b कर रहे हैं तो क्या करेंगे, a के हेड पे b का टेल ले आकर रखेंगे। तो शिफ्ट करना तो पता है कैसे करते हैं, तो b को शिफ्ट करते हैं यहाँ से और ला के कहाँ रख दें, तो b के टेल को ला के रख दिए a के हेड पे। ठीक है, इसके बाद जो पहला वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर उसके टेल से यहाँ से सेकंड वेक्टर का हेड ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, पहले वेक्टर के टेल से जो सेकंड वेक्टर का हेड है ये मिला दो और ये मिलाने के बाद जो फाइनली वेक्टर मिलेगा वो होगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर। देखो मान लो ऐसे वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया अपने पास बी वेक्टर मान लेते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है,
अब इसमें भी वही बताना है कि अगर दोनों को ऐड करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो फाइनल वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, और अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो यानी ए के हेड पे बी का टेल ले जाकर रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करना है, तो अब पहले वाले वेक्टर का टेल इसको मैच कराएंगे दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे, ठीक है। और ये जो वेक्टर आएगा फाइनली ये क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये काम करना है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा फाइनल वेक्टर उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो वो हो जाएगा इस डायग्राम से, ऐसे बनाना होता है। अब ये हो गया डायरेक्शन के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालें। यानी मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता होगा और बी का पता होगा, जिन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जो फाइनल वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए एक डेरिवेशन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे एक फॉर्मूला आता है वो याद रखना होता है। तो पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका पहले। तो मुझे चाहिए बेसिकली ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, यानी ये वाली लेंथ। तो क्या कर रहे हैं, ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ये गिवन है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ये ओ एम एन और पी, ठीक है। तो ये एम पी एन ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, वो होगा एम एन बाई हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, तो बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एम एन कितना आ गया, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा निकालें यहाँ से इस ट्रायंगल में तो वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी एन अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी। तो यहाँ से पी एन आ गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो कौन सा, तो ओ पी एन, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ पी एन, तो इसमें अगर हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर ये हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। अब ओ पी क्या है, तो इसकी लेंथ बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर, तो ये हो गया आर का स्क्वायर। अब ओ एन, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ओ एम ये वाला ये तो हो जाएगा ए, और एम एन क्या है, तो एम एन निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा, यानी ये है टोटल ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस पी एन कितना आया है, तो पी एन आया है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अलग से बच रहा है 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी आर आ गया अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है, ये देखा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो ये याद रखना, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से पता चल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का,
और रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना है तो ये ट्रायंगल लॉ से पता कर लो। फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच कराओ, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे फाइनली ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो। अच्छा, इस आर को एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, आर की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, है ना, सारा एक ही बात है, इक्वल टू आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ एक ही है। अब इसमें एक और चीज़ है, अब वो पूछता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसका डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन का मतलब है किसी एक वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है अपने पास, ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है या वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर ये पता चल गया तो आर वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये अल्फा मुझे पता करना है, तो कैसे करें। तो वापस से ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है OPN, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या करते हैं tan अल्फा लगा देते हैं, tan अल्फा। तो tan अल्फा अगर लिखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है PN और बेस तो ये है ON, तो ये हो गया PN बाई ON। और PN कितना निकाले थे हम लोग, तो PN आया था B साइन थीटा, ये हो गया B साइन थीटा। और ON क्या है, तो ON है A प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये भी याद रखना। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, वैसे याद रख सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं ना। अल्फा क्या है, तो आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो जिस वेक्टर के साथ एंगल निकल रहा होता है, जैसे आर का हम लोग एंगल निकाल रहे हैं ए के साथ, ए वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे अल्फा है, ये रहा अल्फा, और जिसके साथ निकालेंगे वो वेक्टर यहाँ पे आएगा यानी ए। ठीक है, और दूसरे वेक्टर के साथ ऊपर आएगा साइन थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। इसको लिखने का एक और तरीका है, अल्फा के टर्म्स में अगर लिखे तो इसको लिखेंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरी वैल्यू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड लॉ है इसका, वो कौन सा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ तो देख लिए। अब देखो इसमें क्या करना है, ये भी उसी काम आता है। क्या करने के लिए, तो अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताने के लिए। तो इसका रूल थोड़ा अलग है। मान लो अपने पास फिर से दो वेक्टर लेते हैं, तो ये रहा ए वेक्टर और ये रहा एक बी वेक्टर अपना। अब मुझे चाहिए आर वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों के टेल को मिलाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों का टेल मिलाएंगे पैरेललोग्राम लॉ में। तो क्या करते हैं, बी वेक्टर का टेल यहाँ लाके मिला देते हैं ए वेक्टर के टेल से। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड की तरह ट्रीट करके एक मुझे पैरेललोग्राम बनाना है यहाँ पे। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो क्या करना, ऐसे देखो, तो इस वाले ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाओ यहाँ से। ठीक है, इस एंड से इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ इसी के बराबर। तो ऐसे एक लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, तो इसके दूसरे वाले साइड के पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसके पैरेलल यहाँ से। तो ये बना लिए। अब ये दोनों को मीट करा दो, तो ये मीट करने के बाद एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन गया पूरा। अब पैरेललोग्राम बनने के बाद क्या करना है, तो अब यहाँ इस टेल से जहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, इस टेल वाले पॉइंट से डायगोनली एक वेक्टर बनाएंगे। कहाँ तक, यहाँ पे इस पॉइंट तक। ठीक है,
अब ये जो वेक्टर आ रहा है यही वेक्टर क्या होगा, तो यही है अपना आर वेक्टर। तो ये रूल लगता है पैरेललोग्राम लॉ में। वो कहता है कि दोनों वेक्टर्स के टेल को मिला दो, फिर उन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड ट्रीट करते हुए एक पैरेललोग्राम तैयार करो। उसके बाद जो टेल वाला पॉइंट था जहां मीट कर रहा था टेल, वहां से एक वेक्टर बनाओ डायगोनली और वही क्या दे देगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब यहां पे भी अगर एंगल गिवन है दो वेक्टर्स के बीच का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला, अगर ये थीटा गिवन है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आएगा, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी कह लो, तो उसका फॉर्मूला लोग निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। फॉर्मूला मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा यहाँ पे भी, बस ये थोड़ा सा रूल अलग है इसका, कैसे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। और अगर आर वेक्टर और ए वेक्टर ये इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है तो टेन अल्फा कितना होगा ये भी देख चुके हैं। तो ये कितना था, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अल्फा लिखना है तो टेन इनवर्स ये पूरा। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट जो है पॉलीगन लॉ पे। देखो अब ये पॉलीगन लॉ में क्या है, तो मान लो अपने पास दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर है, मोर देन टू वेक्टर्स हैं, तो क्या किया जाए। जैसे देखो मान लो ये तीन वेक्टर्स है अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब मुझे चाहिए फाइनली आर वेक्टर जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो तीनों को ऐड करके जो फाइनली वेक्टर मिलेगा मुझे आर वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये बतानी है। तो अब कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, वापस तीनों को ऐड करना है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या करेंगे, अब बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे और इसके टेल को लाएंगे ए के हेड पे, तो इससे हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब सी को भी ऐड करना है, तो सी का भी टेल ला के कहाँ रख दो अब, तो बी पे। अब ये क्या हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब चाहिए मुझे आर वेक्टर, तो उसके लिए क्या करें, तो आर वेक्टर मिल जाएगा ए के टेल से सी के हेड को अगर ज्वाइन कर दे तो ये हो गया अपना आर वेक्टर। ठीक है, तो ये काम करना है। तो पॉलीगन लॉ में दो या दो से ज़्यादा हम लोग वेक्टर्स अगर हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर देखना है तो ये मिल जाता है पॉलीगन लॉ से। ठीक है, अच्छा मान लो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ पे, तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, मान लो इसको R1 वेक्टर कह रहे हैं। तो R1 वेक्टर क्या है, तो ध्यान से देखो अगर, तो R1 क्या है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी R1 वेक्टर हम लोग लिखेंगे अगर तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ऐसे ही अगर चार वेक्टर पांच वेक्टर भी रहें तो भी उसको अगर ऐड करके दिखाना है तो ऐसे कर सकते हो, शिफ्ट करके हेड टेल मीट कराते रहो और फाइनली इसके टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करा दो और वो दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो अच्छा इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज भी करता है और पूछा भी जाता है कई बार। देखो मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ कुछ ऐसा, है ना। तो ये डायग्राम है अपना। अब इसमें बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये कितना होगा ये बताना है। अब अगर ध्यान से देखो, देखो इधर, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो कैसा आता था, तो आर वेक्टर अगर बनाता मैं तो वो कुछ ऐसा दिखता, ये होता अपना आर वेक्टर, है ना। यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं तो वो देता आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या होता, तो वो होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर सी वेक्टर को ध्यान से देखो, देखो सी वेक्टर को देखो, तो वो आर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है,
क्योंकि जिधर आर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सी है और दोनों का लेंथ तो सेम है, यानी जो सी वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर है, आर वेक्टर का ऑपोजिट। तो अगर मैं यहाँ देखो इसको अगर शिफ्ट करके लिखें तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, तो ज़ीरो। और आर वेक्टर ही क्या है, तो वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, तो ये हो गया ज़ीरो। तो एक तो ये था मैथमेटिकल अप्रोच, ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसे नहीं देखना है, दूसरे तरीके से कैसे सोचें, देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर देख रहे थे, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, फिर इधर गया और वापस यहाँ पे आ गया, यानी वो वापस घूम के कहाँ गया, तो अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो इसका मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। उसी तरह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का समेशन क्या आ रहा है, तो आ रहा है ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे अगर साइकिल कंप्लीट हो जा रही है ना पूरी, तो उसमें वेक्टर समेशन कितना होगा, तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर मान लो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मान लो अब ये दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मुझे चाहिए फाइनली आर वेक्टर, जो कि क्या है, तो वो है इस बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इस बार मुझे ये चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कैसे करें, अभी तक हम लोग एडिशन का ही देखे थे ना, जो भी लॉ था या फॉर्मूला था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, सब में ऐड कर रहा था वो वेक्टर्स को। तो सब्ट्रैक्शन अगर आ रहा है तो कैसे करें, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। यानी इस बार हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से, तो ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लेंथ का वेक्टर ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, है ना। अब इन्हीं दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर को और बी माइनस बी वेक्टर को। तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके टेल से इसके हेड तक ये दे देगा आर वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर मान लो गिवन है, जो कि है थीटा, तो ये हो गया थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं ए और बी के बीच का, तो याद है मैं बताया था जब भी एंगल देखना होता है तो दोनों का टेल मीट कराओ या फिर हेड, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी ए और बी का। तो ए को शिफ्ट करेंगे आगे, तो इसका टेल यहाँ पे मीट करा देंगे, फिर यहाँ पे उनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है थीटा। ठीक है, अब देखो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो ये अगर थीटा है, अब अगर ध्यान से देखो तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो वो होगा ये वाला एंगल। ये किसके किसके बीच का है, तो ए वेक्टर और माइनस बी के बीच का एंगल। अगर ये थीटा है ऊपर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और ऐड किसको किसको कर रहे हैं इस बार, तो ए को और माइनस बी को। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर वाला, कौन सा था, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उसमें जो एंगल रखेंगे हम लोग इस बार, वो कौन सा रखेंगे, थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इस बार जिन दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। तो जब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा रखेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनता है उसमें यहाँ पे माइनस आता है, वो ध्यान रखना। जब भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा, और थीटा यहाँ पे किसके इसके बीच का एंगल होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ध्यान देना ये सब। इसी तरह अगर यहाँ पे tan अल्फा लिखें, tan अल्फा, अब tan अल्फा क्या है, तो आर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला, तो tan अल्फा भी ये आता है b साइन थीटा अपॉन
a माइनस बी कॉस थीटा। अब ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ जहाँ थीटा था इस बार वहाँ क्या रख दिया गया था 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा ये तो वही आ जाता है साइन थीटा, तो ऊपर इसीलिए चेंज नहीं हुआ है। और नीचे कॉस 180 माइनस थीटा क्या बन गया? माइनस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। तो कुछ नहीं करना है, जब भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये दोनों फॉर्मूला तो याद ही रखोगे और बस साइन चेंज कर देना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और एडिशन वाले में तो प्लस था ही। अब देखो इसमें कुछ कुछ स्पेशल एंगल के लिए अब याद रख लेना रिजल्ट, है ना। जैसे मान लो कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे, जैसे अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? तो पैरेलल, जैसे ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है ऐसा कुछ। बी वेक्टर। अब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो मैं करके दिखा देता हूँ। यानी आर जो आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? तो वो होता है 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो अंदर ध्यान से क्या बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका एक्सपेंशन होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर कितना आ गया फाइनली? अब ये स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आर आ गया ए प्लस बी। तो इसको याद रख लेना कि जब भी दो वेक्टर सब पैरेलल होंगे तो उन दोनों को ऐड करना होता है ना, तो जो फाइनल आर आएगा मैग्नीट्यूड वो सीधा ए प्लस बी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखो, अगर थीटा 180 डिग्री है तो अब 180 डिग्री का मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? तो एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। तो इस केस में जो आर्क आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो a माइनस बी। ये रिजल्ट भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब कॉस यहाँ पे क्या रखेंगे? 180, और कॉस 180 कितना होता है? तो -1। ठीक है, और सॉल्व करके आ जाएगा r इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर थीटा मान लो 90 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0। ठीक है, यानी जो r आ जाएगा अपना फाइनली वो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ वहाँ पे भी देखे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले में। जैसे ये था ना 4 मीटर इधर चला था, फिर 3 मीटर ऊपर चला था, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट निकाले थे हम लोग कैसे आया था? तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही करके मिला था 5 मीटर, है ना। तो क्यों हो रहा था वो? इसी की वजह से cos 90 0, फाइनली r जो आ रहा है अपना वो आ रहा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनको ऐड करना होगा तो उतना लंबा मत लिखना, फिर 2ab cos थीटा वगैरह, सीधे याद रखना ये कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिजल्ट मिल जाएगा। एंटी पैरेलल होंगे तो सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा, पैरेलल होंगे तो ऐड करके मिल जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें एक और आता है वो भी ध्यान देना। थीटा इक्वल टू अगर 120 डिग्री है और दोनों वेक्टर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सेम वेक्टर है, जैसे मान लो ये है अपने पास एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और सिमिलरली यही वेक्टर वापस ले रहे हैं ए वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है मान लेते हैं तो 120 डिग्री। ये भी ए वेक्टर ही है और इनके बीच का जो एंगल है ये गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो होगा, यानी जो आर वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आता है ए के ही बराबर, यानी जो अपने पास वेक्टर था उसी के बराबर उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, मान लो एक लड़का है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लेते हैं 5 मीटर आगे गया, ठीक है, इधर, और फिर मान लो 5 मीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, और ये वाला एंगल ये गिवन है मान लो 120 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है बताओ उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये, तो ये भी कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 5 मीटर।
तो जब भी दो सिमिलर वेक्टर्स के बीच में या फिर दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल अगर 120 डिग्री बन रहा है, तो जो रिजल्ट आता है उसका फाइनल, वो भी उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है जो अपने पास वेक्टर गिवन होता है उसके। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना एक। अच्छा, इस वाले केस में जो हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल देख रहे थे, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो चलो पता चल गया कि a प्लस बी आ जाएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इनको जो ऐड करके वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा जिधर ये दोनों है, यानी r वेक्टर भी इधर ही आएगा। ठीक है, जिधर ये दोनों होंगे। लेकिन इसमें, इस वाले केस में जिसमें एंटी पैरेलल है दोनों, इसमें r वेक्टर किधर आएगा? तो ये आएगा बड़े वाले वेक्टर की तरफ, दोनों में से जो बड़ा वेक्टर होगा। जैसे अभी कौन बड़ा है? तो ग्रीन वाला, यानी जो r वेक्टर भी आएगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा, राइट की तरफ। ठीक है, तो बड़े वाले की तरफ आता है कौन? रिजल्टेंट वेक्टर, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस में। तो इसको एक काम करना है, इसको मॉड के अंदर रख लेना, ये जो है ना r, ये मॉड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि पता नहीं है ना, कोई भी बड़ा हो सकता है a और b में से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो मान लो जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि एक लड़का है, मान लो 4 मीटर आगे गया, फिर वापस घूम के 3 मीटर पीछे आ गया, तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो कितना होगा? तो वो होगा 1 मीटर, लेकिन किधर, किस डायरेक्शन में? तो राइट की डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो दो था ना, कौन कौन सा? तो एक तो ये 4 मीटर वाला राइट की तरफ, और एक 3 मीटर वाला लेफ्ट की तरफ। तो बड़ा कौन सा था? 4 मीटर वाला, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो राइट की तरफ, तो इसीलिए रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी राइट में आ रहा है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला वेक्टर होगा ना एंटी पैरेलल वाले केस में या सब्ट्रैक्शन वाले केस में, उसी डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर अपना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज, और जितना कवर होते जा रहा है अपना टॉपिक, उस पर बेस्ड जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो बुकलेट हो या चैट जीपीटी हो, जहाँ से मन करे क्वेश्चंस लो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखने से काम नहीं चलेगा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने भी आना चाहिए, और वो क्वेश्चन करके ही आएगा। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, बाकी हम लोग कवर करते रहेंगे एक टॉपिक। ठीक है।